हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने जितने भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मिक्स प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने टोटल करा दिए हैं, ठीक है। और इससे 1 से 40 तक क्वेश्चन करा दिए। मैं यहाँ से 1 से 41 तक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। जो जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड सीरीज चलिए, ठीक है। वो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन वो ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन 41 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इससे 1 से 40 तक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। उसकी लिंक डाल दूंगा, देख लेना। हाँ, जो पहला क्वेश्चन 41वां, वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वेग के कारण तैर सकते हैं, या ताप के कारण तैर सकते हैं, या घनत्व के कारण तैर सकते हैं, या दाब के कारण तैर सकते हैं। किसी कारण तैर सकते हैं तो मैं बता दूँ आपके लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो है वायुमंडल में जो बादल जो तैरते हैं उनकी डेंसिटी जो कम होती है, डेंसिटी बोले तो घनत्व, क्या घनत्व के कारण, किसी कारण घनत्व के कारण जो घनत्व उसका कम होता है, इस वजह से वो बादल तैर सकते हैं बादल वायुमंडल में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि पराध्वनिक विमानों की चाल, जो पराध्वनिक समझती हो, जो ध्वनि से चल, जो ध्वनि बहुत तेज आवाज़ करते हैं वो, उनकी बात कर रहा है। विमानों की चाल होती है, कैसी होती है विमानों की चाल, कैसी होती है? जो पराध्वनिक विमान जो होते हैं उनकी चाल जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। कैसी होती है? उनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है। ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। इसका आंसर ऐसा ना, कुछ क्वेश्चन में जल्दी जल्दी मतलब टाइप कर लिए तो उनका ऑप्शन नहीं लगा पाऊँ, ठीक है। तो आप एक बार देख मैनेज कर लीजिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अगला कहता है, क्वेश्चन 43 में, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि की दर सही रूप से नापी जाती है। जो वह यंत्र कौन सा है जिसके द्वारा जो तना होता है, जो पेड़ पौधों तना होता है, उनकी वृद्धि दर मापी जा सकती है? कौन सा होता है? तो वो उसका बोलते हैं ऑक्जेनोमीटर। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। याद रख लेना इस क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन 44 में क्या कहता है? क्वेश्चन 44 में कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो जीव द्रव्य हमारे, उनके पृथक्करण और संयोजन के संबंधित, पृथक्करण संयोजन संबंधित जो कौन सा वनस्पति विज्ञान की शाखा कही जाती है, उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं उसे? टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। याद रख लेना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में कहता है कि पानी किस गैस से मिलकर बनता है? जो पानी है किस गैस से मिलकर बनता है, तो बताइए। तो ये बता दूं मैं आपके लिए, जो पानी है हमारा वो किसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलता है, जब तो बोलते हैं H2O, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर बना होता है पानी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन 46 में कहता है कि महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जो महासागर की जो गहराई है उसे मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, हम बताइए। तो किसे करते हैं? एंडोस्कोप का करते हैं, या फेदोमीटर करते हैं, या फ्लक्स मीटर करते हैं, या गैल्वेनोमीटर करते हैं? किसका हम उपयोग करते हैं? तो मैं बता दूं आपके लिए, महासागर की गहराई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं फेदोमीटर का उपयोग, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो फेदोमीटर पर सामने ना महासागर की गहराई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन 47 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है? ऊष्मा की यूनिट पूछिए, मतलब हीट के यूनिट, यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। वोल्ट होती है, या एम्पीयर होती है, या ओम होती है, जूल होती है, किसकी होती है? तो मतलब देखो, वोल्ट किसकी यूनिट होती है? विभवांतर की यूनिट होती है, ठीक है। या कहते हैं विभव बोल सकते हैं, ठीक है। या एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा की होती है यूनिट, ठीक है। ओम रेजिस्टेंस की मतलब प्रतिरोध की विमा होती है, ठीक है। और आगे जूल। अब जूल की बात करें तो ये किसकी यूनिट होती है? ऊष्मा की यूनिट, ठीक है। इसे याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन 48 में क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन 48 में बोलता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस वाले का? डी ऑप्शन, ठीक है। याद रख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे कम है, गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे कम है कहाँ पर सबसे कम लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स भूमध्य रेखा तथा के मध्य में, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दो के लिए आपके लिए, सबसे पहले तो भूमध्य रेखा से तो कोई, मध्य में कैसा होगा? भूमध्य रेखा के मध्य में हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा पर क्या होता है? ये हो जाता है मिनिमम,
क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर। अगर ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है, इसे याद रख लेना, मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा, सबसे कम लगता है, तो कहाँ लगेगा, भूमध्य रेखा पर लगेगा सबसे कम, ठीक है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम लग जाएगा। कैसे लगेगा बताया ना, देखो जी प्रपोर्शनल 1/r, ठीक है, जी प्रोपोर्शनल 1/r होता है, ठीक है। तो क्योंकि जब जी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, इसकी रेडियस कम होगी, तो इसकी रेडियस, अब बात करें रेडियस, तो रेडियस सबसे अधिक कहाँ होती है, रेडियस इक्वेटर पर सबसे अधिक होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होगा, ठीक है। अगर पोल्स की बात करें, तो पोल्स पर रेडियस कम होती है, तो इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो अधिक हो जाएगा, ठीक, पोल्स पर। लेकिन इसका पूछा है भूमध्य रेखा सबसे कम, तो रेडियस सबसे अधिक होगी वहाँ पर, इक्वेटर होती है और भूमध्य रेखा पर होती है, ठीक है। तो इसका भूमध्य रेखा पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन 49 में इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, जो शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना, तो ये क्या होता है, 24 कैरेट का, ठीक है, इसे याद रख लेना, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन 50 में कहता है कि धूप के चश्मे के लिए कांच का प्रयोग, किस कांच का उपयोग करते हैं, जो धूप का चश्मा जो होता है उसका कांच का प्रयोग, कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं, किस कांच का, उसे करते हैं क्रुक्स कांच का उपयोग करते हैं उसमें, ठीक है, धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन 51 का कहता है, क्वेश्चन 51 कहता है हमसे, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता होंगे, ठीक है, बताइए। तो हम होंगे द्वितीयक उपभोक्ता, कैसे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे हम, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन 52 का कहता है हमसे, क्वेश्चन 52 में है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सबसे नजदीक है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पर सबसे नजदीक है। तो मैं बता दूं आपके लिए, चंद्रमा की बात करें तो ये होता है 1/6, कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है, इसे याद रख लेना, 1/6 होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो 1/6 देखो, ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 गुना होता है पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर 6 गुना है तो चंद्रमा पर 1 गुना होगा, ठीक है, इसे याद रख लेना क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 में, मानव शरीर के पित्त का प्रमुख कार्य, जो मानव शरीर है उसके पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो क्या होता है, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, जो वसा जो होता है उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना होता है, ठीक है, मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य होता है, ठीक है ये, तो ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका राइट ऑप्शन यही है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, एक टेलीविजन कोई उसे दूरस्थ नियंत्रण, किसके लिए, दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, किसका, तो हर्त्ज या लघु रेडियो तरंग, हर्त्ज बोल सकते हैं या लघु रेडियो तरंग बोल सकते हैं, ठीक है, इसे याद रख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन 55 का कहता है, तो क्वेश्चन 55 हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, उपधातु पूछा भैया, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या क्या कौन से होते हैं, एक आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तीनों ऑप्शन एक ही में रख दें, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है, इसे याद रखना, आर्सेनिक, एंटीमनी है, ठीक है, एंटीमनी लिख दिया यहाँ पर, और बिस्मिथ होता है, ठीक है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक, कई बार। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन 56 में कहता है, तो क्वेश्चन 56 में बोलता है हमसे कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, तो टाइम पीरियड होता है उसका 2 सेकंड, कितना होता है, 2 सेकंड। अब कैसे पता है आपको, जैसे कि कोई ये सेकंड पेंडुलम का, ठीक है, ये यहाँ से इधर दूरी कवर किया, मतलब मान लिया इधर दूरी आधी 1/2 सेकंड में कवर किया, और फिर इधर आया तो 1 सेकंड, फिर इधर गया तो आधा सेकंड में, फिर इधर आया मतलब 2 सेकंड, तो यहाँ पर आकर 2 सेकंड का टाइम पीरियड होता है सेकंड पेंडुलम का, ठीक है, इसे याद रख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन 57 कहता है कि ऊष्मागतिकी नियम का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो बताइए, तो ये करता है ताप संरक्षण के नियम की, ठीक है, ताप संरक्षण के नियम की अवधारणा करता है। लेकिन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो मैं बता दूँ आपके लिए जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये
किस पर, जो आवेश संरक्षण पर आधारित है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। लेकिन सेकंड लॉ, अगर बात करें हम सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ होता है ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना, ठीक है। आगे बता दें क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58, क्यूरी किसकी इकाई है, जो क्यूरी है ये किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, तो ये पता है ना आपको, रेडियो धर्मिता की इकाई है, ठीक है। रेडियो एक्टिवता इसे बोलते हैं, रेडियो धर्मिता की इकाई है। और उस ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊष्मा की इकाई, ऊष्मा क्या होती है, जूल, ऊष्मा कैलोरी, ऊष्मा कैलोरी होती है, तापक्रम में क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, तापक्रम। और ऊर्जा की क्या होती है, किलोवाट बोलते हैं, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, किलोवाट नापते हैं, किलोवाट घंटा प्रति, ठीक है, उसमें नापते हैं। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो कौन सा ग्रह होता है, तो ये होता है नेपच्यून, ठीक है, इसे याद रख लेना, नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। ये नेपच्यून यूरेनस के कई ग्रह हैं, ठीक है, सबसे दूर दूर होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन 60 में चलता है हमारा, क्वेश्चन 60 में कहता है कि 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, या समुद्र तल पर सबसे कम होगा, या समुद्र तल पर सबसे मतलब जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो 1 किलो चीनी का जो भार है जो समुद्र तल पर सबसे अधिक होगा, समुद्र तल पर सरफेस पर सबसे अधिक होगा, ठीक है, इसे याद रख लेना। तो चीनी या कोई भी मतलब कोई वस्तु ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो कोई भी, ठीक है, तो जो सरफेस पर सबसे अधिक होगा, ठीक है, उस ऊपर जाने पर कम होगा, उसके नीचे जाने पर भी कम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 में बोलता है हमसे कि भारतीय विज्ञान संरक्षण कहाँ स्थित है, जो भारतीय विज्ञान संरक्षण जो केंद्र है, संस्था है, वो कहाँ पर स्थित है, तो बता दो आपके लिए, जो भारतीय विज्ञान संरक्षण संस्था है वो बेंगलोर में स्थित है, ठीक, कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, जो प्रकाश है किस प्रकार की तरंग है, तो बताइए आपके लिए कैसी है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है या दोनों है या इनमें से कोई। प्रकाश है तो मैं आपके लिए बता दूं, जो प्रकाश है हमारा ये कैसी तरंग होती है, ये अनुप्रस्थ और मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। कैसी तरंग होती है, ये होती है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अगर बात करें अनुदैर्ध्य, जो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रकाश तरंग किस प्रकार की है, तो ये है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, ट्रांसवर्सिव जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, इसे याद रख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन बहुत सारे हैं यार, तो कुछ प्रकार की तरंग होती है, ये होती है अनुप्रस्थ तरंग की, ठीक है, अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, ठीक है। तो बता दिया आपके लिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन 63 में से क्वेश्चन 63 में बोलता है कि सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है, तो मैं बता दूं आपके लिए, सबसे जहरीला पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है, रेडियम होता है। कौन सा होता है, रेडियम होता है सबसे जहरीला पदार्थ, ठीक है। आगे बात आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन 64 में चलता है कि मोटर कार में शीतलक तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो मोटर कार में जो शीतलक तंत्र जो लगा होता है वो किस प्रकार का कार्य करता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसका, केवल संवहन का कार्य करता है, किस पर, केवल संवहन का कार्य करता है वो, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट ऑप्शन ये, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 65 पर। क्वेश्चन 65 में है कि अग्नि नीरजा रोग होता है, जो अग्नि नीरजा रोग होता है वो किससे संबंधित है, जो अग्नि नीरजा रोग होता है वो बता दो के लिए, वो सेब एप्पल से संबंधित रोग होता है, ठीक है, किससे, सेब से, ठीक है, इसे याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन 66 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 66 में बोलता है हमसे ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, ध्वनि तरंगें समझते हैं ना, ध्वनि तरंग में पिछले क्वेश्चन बताया था, लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, ठीक है। वहाँ प्रकाश तरंगें पूछी थी और यहाँ पूछा ध्वनि तरंगें। तो ध्वनि तरंगें में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो मैं बता दूँ आपके लिए, ध्वनि तरंगें होती हैं किस प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं अनुदैर्ध्य प्रकृति की। मैंने वहाँ बताया था, ठीक है, आपके लिए कि अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है ध्वनि तरंग, और वहाँ पर और वो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि ये कोई जल है, ठीक है, ये जल से भरा हुआ है, ठीक, समुद्र, अगर समुद्र के सरफेस की बात करें तो कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी ये बताना आपको, और समुद्र के अंदर कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी, ठीक है, ये बताना है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो इसका आंसर आपके लिए है, ठीक है, इसका, ठीक है, आपको नहीं आएगा तो फिर बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन 67 में बोलता है हमसे
हाँ क्वेश्चन 67 में देख लो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वो कौन सा होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो बता दो आपके लिए, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है या गॉस होता है या डोमेन होता है या वेबर होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है गॉस। ठीक है, इसे याद रखना, गॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे मैक्सिमम अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा इसने। ठीक है, तो क्या पूछा, सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, अपवर्तनांक किसका होता है, तो ये होता है बैगनी रंग का। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम की का जब बात करें हम तो क्या होता है, सबसे कम होता है रेड रंग का। किसका, रेड रंग का सबसे कम। ठीक है, अगर मैं इसकी वेवलेंथ मतलब लैम्डा की बात करूँ, वेवलेंथ लैम्डा, तो लैम्डा किसका हो जाएगा, क्योंकि बता दो आपके लिए लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/n होता है। ठीक है, इसे पता है ना आपको। तो जब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, तो किसका मतलब बैगनी रंग का मतलब अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी क्या, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, लेकिन इसकी रेड रंग की, तो रेड रंग की सबसे अधिक हो जाएगी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या पूछा, अपवर्तनांक पूछा, तो इसका बैगनी रंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 में चलता है, तो क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है वो क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री तो होता है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इसे बोलते हैं क्या, एस्ट्रोफोरेस्ट्री। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना, काष्ठीय वृक्ष लगाना। ठीक है, इसे बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, आगे बताते हैं, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन 70 में जूल सेकंड, जूल सेकंड किसका मात्रक है, तो जूल सेकंड बता दो आपके लिए, जो किसका मात्रक है, ये कोणीय संवेग का मात्रक है या दाब का मात्रक है या कार्य का मात्रक है, संवेग का मात्रक है। तो बता दूं मैं आपके लिए, जो कोणीय संवेग जो होता है ये किसका मात्रक होता है, तो ये होता है किसका, कोणीय संवेग। जूल सेकंड किसका मात्रक है, कोणीय संवेग। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो जूल, तो जूल की कैसी यूनिट होती है, ml2T-2। ठीक है, ये यूनिट होती है। ठीक है, लेकिन सेकंड की टी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसमें, तो ml2T-1। ठीक है, ये होती है किसकी, कोणीय संवेग की यूनिट। ठीक है, इसे याद रख लेना। अगर बात करें दाब, दाब की तो पास्कल होती है, लेकिन इसकी जो यूनिट वो अलग होती है। ठीक है, तो इसका दाब, आगे बात कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसे बोलते हैं। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 71 पर, क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में इनमें से कौन सा विलेन कोलोडी नहीं है, जो कोलोडी नहीं है, जो हमारा जो कोलोडी विलेन, ऑप्शन नहीं लगाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो हमारा रेड वो होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्लड, जो हमारा रक्त जो होता है वो कोलोडी विलेन नहीं है। ठीक है, ये कोलोडी विलेन नहीं होता। ठीक है, रक्त। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 में क्यूरी, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। क्यूरी धर्मिता का मतलब रेडियो, क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियो एक्टिविता का। ठीक है, रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है। ठीक, क्यूरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी बताया था पिछली बार मैंने। हाँ, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, जो अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या रेड दिखाई देता है या पीला दिखाई देता है, कैसा, पीला दिखाई देता है या फिर नीला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, कौन सा रंग, कौन सा वो होगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है काला। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पर, फेराडे। अब बात करें फेराडे किसकी इकाई है, फेराडे किसकी इकाई है, तो बता दो, ऊर्जा की इकाई है, दाब की इकाई है या भार की इकाई है या आवेग। ये आवेग नहीं है, यहाँ पर आवेग काटो, लेकिन यहाँ पर आवेश कर लो, क्या कर लो, आवेश कर लो। जो फेराडे किसकी इकाई है, तो बताइए जल्दी से, जो फेराडे इकाई है वो है किसकी, आवेश की इकाई। यहाँ पर आवेग हो गया था, लेकिन यहाँ पर आवेश होगा। ठीक है, फेराडे। तो अब बात करें हम फेराडे, तो एक फेराडे बराबर होता है कितना, 96,500 कूलम। कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। इसे याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला, एक कूलम बराबर एक फेराडे बराबर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। एक लेजर का आविष्कार किसने किया था, जो लेजर था वो उसका आविष्कार किसने किया था, लेजर का आविष्कार, तो मतलब किसने किया था, तो ये सैमुर ने किया था, सैमुर क्रे ने किया था, टी.एच. मेम्मा ने किया था या फ्रेडर मोरिसन ने किया था या सर फ्रैंकफर्ट हिल्टन ने किया था, किसने किया था, तो जो लेजर का जो आविष्कार किया था तो बता दो आपके लिए, ये किया था किसने, टी.एच. मेम्मा ने किया था। किसने किया था, टी.एच. मेम्मा ने किया था लेजर का आविष्कार। ठीक है, तो
आज आगे आगे क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन मैं इतनी रखूँगा, इसमें 35 क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। इससे अगली वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी से, उसमें 100 तक कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, लाइक करना और शेयर कर देना चैनल को, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जाके मैं नई नई वीडियो डालूँ तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और हाँ, ये प्रत्येक एग्जाम और जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम आ रहा है ना, उसके लिए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। उस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड का नॉर्मल पेपर आता है, इतना हार्ड नहीं आता, लेकिन उसमें टाइमिंग कम होता है, ठीक है, बहुत टाइम कम होता है उसमें। तो मैं आज के लिए इतना रखूँगा, ठीक है। थैंक यू।